अभी नकलियो, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज आप लोगों से। अभी 10-15 मिनट तो मुझे नहीं लगता तुम पढ़ाने दोगे, है ना? मैं शुरू करूँगा, फिर इरिटेट होऊंगा। इससे अच्छा मैं 10-15 मिनट तुम्हारी बात ही सुन लेता हूँ। सर, आपके पिताजी का ऑपरेशन हो गया सही से? हाँ जी, सही से हो गया। ठीक है, ऑपरेशन ठीक हो गया। रिकवरी भी उनकी अच्छी चल रही है। सब ओके रहा, मतलब सब बढ़िया रहा। नॉर्मल चलने में तो ऑब्वियसली अभी उनको 1-1.5 महीना लगेगा। लेकिन जो ऑपरेशन के बाद जैसी रिकवरी होनी चाहिए थी, जो ऑपरेशन जैसा जाना चाहिए था, वैसे ही गया। सब कुछ बढ़िया रहा। एरर प्रो बुक कब आएगी? एरर प्रो बुक तब आएगी जब मुझे थोड़ा सा सांस आएगा, क्योंकि उस पर काम करना है। और अभी चल रहा है मेंस का बैच। ठीक है, तो अब मेंस भी जैसे 18 तारीख को मेंस का बैच खत्म होगा, उसके बाद थोड़ा सा सांस आएगा। ठीक, तब मैं उस पर थोड़ा काम करूंगा। उसके 2 महीने बाद, यानी लगभग टोटल 3 एक महीने कम से कम मान के चलिए, तब आएगी। वैसे आपको एरर प्रो की ज़रूरत क्यों है? आपको तो हर एक चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिल रही है ना। और जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब मिसलिनियस प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो आप, एरर प्रो बुक में क्या होगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी और मिसलिनियस प्रैक्टिस होगी। वो दोनों आपको मिल तो रही है बैच के अंदर ही। तुम क्या करोगे एरर प्रो का? सर, मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, इंग्लिश समझ में आने लग गई। चलो जी, बहुत बढ़िया। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए है सर? क्या 2026 के लिए? ये बैच अगर बात करो तो हाँ, 2026 के लिए है भाई। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, 15 क्लास ली हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो आगे। मैं लाइव सिर्फ बोलने आया, एंटोनिम सिनोनिम वाली वीडियो में 21 नंबर। क्या कह रहा है? 21 के बाद पीडीएफ और वीडियो अलाइंड नहीं है। चलो जी, चेक करा लेंगे। सीपीओ मेंस के लिए बैच लेके आओगे? नहीं भाई, सॉरी, सीपीओ मेंस के लिए कोई बैच पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 1 रुपए वाला मेंस का बैच हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जरूरत नहीं है बच्चे, उसकी जितनी वीडियोस हैं वो सारे आपके इसमें बैच में वैसे ही डाल दूंगा। ठीक है। आपके पिताजी ठीक है? हाँ बच्चे, ठीक है। ऑपरेशन सब ओके रहा, रिकवरी ठीक है उनके, सब बढ़िया है। मेरे एरर डिटेक्शन में 30/50 स्कोर आ रहा है, तो बढ़िया। पहली बार में इतना ही आता है, बहुत अच्छा स्कोर है पहली बार के हिसाब से तो। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, कोई टिप्स दे दो। टिप्स बच्चे कुछ अलग से नहीं है। आपकी बेसिक्स की जब क्लास खत्म हुई थी तो वहाँ पे बेसिक्स की प्रैक्टिस के साथ स्ट्रेटजी बताई थी आपको। स्ट्रेटजी वही है। चाहे आप मेरे से ऐसे लाइव क्लास में पूछ लो, हैं, चाहे कहीं तुम्हें मिल जाऊं बाहर किसी मीटअप वगैरह में, वहां पूछ लो, चाहे मेरे घर आके पूछ लो, स्ट्रेटजी वही रहेगी। स्ट्रेटजी कुछ अलग नहीं। ठीक है, स्ट्रेटजी नहीं बदलेगी, स्ट्रेटजी वही है, करना वही है। बस ध्यान रखना, जो भी बच्चे कॉलेज में, आप अपने कॉलेज के एग्जाम को प्रायोरिटी देना। ऐसा ना हो कि इस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया और कॉलेज के पेपर में फेल हो गए। ठीक है। जितना 1-2 घंटे रोज के इस चीज़ के लिए निकाल पाओ, अच्छी बात है, वो आपको आगे एडवांटेज देगा। लेकिन प्रायोरिटी कॉलेज वाले एग्जाम को ही देना।
आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है, थैंक यू भाई। वो कैब में टेस्ट आ गया। मैंने भेजे तो बहुत टाइम से हुए थे, वो कैब की वीडियो के नीचे भी टेस्ट अगर डल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। जैसे आपको अगर देख पा रहे होगे, जैसे ये सारे फीचर ये मेरे ही थोड़ा सा, मैं ना मतलब समझ लो कि थोड़ा सा छोटा सा ओसीडी तो है मुझे। जैसे ये वीडियो है आपकी, ठीक है। पहले क्या होता था आपने देखा होगा, इधर लिखा होता है क्लासेस, इधर लिखा होता है शीट और इधर लिखा होता है टेस्ट। तो क्लासों की जो शीट है वो इधर डलती थी। फिर मैंने कहा यार इधर तो मैथ की भी डलेंगे, इंग्लिश की भी डलेंगे, रीजनिंग की भी डलेंगे, ऐसे तो खिचड़ी बन जाएगी। कौन सी वीडियो के नीचे कौन सी शीट है यही ढूंढने में बच्चे को 10 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा पीडीएफ का ऑप्शन डलवाओ यहाँ। वीडियो के नीचे ही होना चाहिए पीडीएफ का ऑप्शन। अलग से शीट का क्या करेगा बच्चा, उसी वीडियो की पीडीएफ देखनी है, कट से वहां पे करेगा, बात खत्म। फिर पीडीएफ डलने का ऑप्शन आ गया। फिर पीडीएफ एक डलती थी, मैं क्या एक से काम नहीं चलेगा, दो तीन का ऑप्शन होना चाहिए। विद एनोटेशन वाली, विदाउट एनोटेशन वाली, कल को कोई और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी देनी है तो उसमें ऑप्शन आ गया पीडीएफ डालने का। फिर मैंने कहा यहाँ टेस्ट का ऑप्शन भी डाल लो। जैसे अब मान लो वोकेबलरी की वीडियो है, तो अगर वही वोकैब वाले क्वेश्चन आपको टेस्ट की फॉर्म में मिल जाए, अगर वोकैब वाले क्वेश्चन आपको टेस्ट की फॉर्म में मिल जाए जैसे पेपर में आए थे, तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए प्रैक्टिस करना। हालांकि एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, वोकैब में अगर ये टेस्ट अभी आ गए हैं तो आप ऐसा करना, पहले वोकैब की सारी वीडियोस निपटाना फिर टेस्ट लगाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं आपको। अभी मान लो आपको मैंने एक वर्ड पढ़ाया, आपको उसका मीनिंग याद हो गया, लेकिन जो टेस्ट में चार ऑप्शन है उनके मीनिंग तो नहीं आते ना अभी आपको। टेस्ट में तो चार ऑप्शन होंगे, उनके मीनिंग तो आते नहीं आपको, फिर आप परेशान होगे, है ना। तो पहले आप सारी वीडियोस निपटा लो, ताकि जो ऑप्शन वाले वर्ड हैं वो भी आपके मैक्सिमम कवर हो जाएं। फिर एक एक करके टेस्ट लगा लेना। अभी सीधे टेस्ट मत लगाओ। मेरी बात आ रही है समझ में। या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो से हटवा देता हूँ, क्योंकि वीडियो के साथ डाल लूंगा तो फिर आप लोग साथ लगाए बिना मानोगे नहीं, फिर परेशान होगे। इनको मैं क्या करता हूँ, वीडियो के एंडिंग में डलवा देता हूँ, ताकि जब आप सारी वीडियो देख लो फिर टेस्ट लगा लो। देख लेंगे जैसे मुझे सूटेबल लगेगा। बस अभी के लिए ये बता रहा हूं आपको। क्या रूट वर्ड की नोट्स बनानी है? नोट्स किसी चीज की जरूरत नहीं है बच्चे, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, रिवाइज कर लो, कितने की है वो। फिर वही एरर प्रो कब आएगा, एरर प्रो कब आएगा? बच्चे एरर प्रो जब आएगा तब आएगा, तुम्हें एरर प्रो की क्या जरूरत है, तुमने पेड बैच ले तो रखा। एरर प्रो बुक में क्या होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे और मिसलिनियस एरर होंगे, यही तो होगा प्रैक्टिस के लिए। मिस पहले तो चैप्टर वाइज एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिर मिसलिनियस, यही होगा उसमें, और वो सब तुम्हें इस बैच में मिल तो रहा है। इसी बैच का तो कंटेंट होगा एरर प्रो में, और कुछ अलग थोड़ी होगा। तुम्हें क्यों चाहिए एरर प्रो, बताओ। ऐसा उसमें कुछ है जो तुम्हें अभी नहीं मिल रहा हो तो बात और है। तुम क्यों एरर प्रो के चक्कर में पड़े हो? एंटोसिनो कैसे ट्राई करूं, कैसे ट्राई करूं मतलब फोटो लगा रखी है, नेमोनिक्स लगा रखी है, ज्यादा ज्यादा वर्ड याद कर। ये बात मैं वोकैब की वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुका हूं मेरे भाई। ऐसे रटने को छोड़ दो कि ये वर्ड है इसके चार एंटनिम, ये वर्ड है इसके चार सिनोनिम, ऐसे रटना छोड़ दो। ज्यादा से ज्यादा वर्ड के मीनिंग जब आपको पता होंगे तो एंटनिम सिनोनिम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो एंटनिम सिनोनिम ऑटोमेटिकली ही आप मार्क कर लोगे। आप आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग याद करने पे। एंटनिम सिनोनिम ऑटोमेटिकली मार्क हो जाते हैं। एडिटोरियल पढ़े या बुक पढ़े आरसी के लिए, बताया तो था थ्योरी वाली क्लास में, जो आपका स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया नहीं। जैसा आपका लेवल है उस पर डिपेंडेंट है। अगर बिल्कुल बेसिक सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकालना आता तो पहले तो पांचवी छठी की स्टोरी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। फिर थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे। और अच्छा लेवल है तब जाके एडिटोरियल पे जाओगे। वो तो डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है, क्या पढ़ोगे, ये डिपेंडेंट इस बात पे है। इंग्लिश में मज़ा आ रहा है, इंग्लिश का डर खत्म हो रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, आपकी टीचिंग बेस्ट है। थैंक यू भाई।
चलो करें अब शुरू। हो गए 10-15 मिनट, मुझे पक्का पता था इतने दिनों बाद क्लास होगी तो 10-15 मिनट तो तुम पढ़ाने दोगे नहीं। ठीक है, अब अगर हो गया हो तो आज की क्लास शुरू कर लूँ अब मैं? बताओ, अगर हो गया हो तो आज की क्लास शुरू कर लूँ मैं? एक ही बच्चा कह रहा है सर मैं वोकैबलरी भूल जाता हूं। मेरे भाई अब ये बात शायद थोड़ी सी तुझे कड़वी लगेगी। अगर एक टीचर जो वोकैबलरी ऐसे पढ़ा रहा है कि एक वर्ड है उसका मीनिंग लिखा हुआ, उसको खुद टीचर बोल के बता रहा है, उस वर्ड का नेमोनिक्स बनाया है उसने, एक उससे रिलेटेड फोटो लगाई है, एक सेंटेंस में उस वर्ड को कैसे यूज करते हैं ये दिखाया है, इतना सब कुछ थाली में परोसा जाने के बाद भी अगर आप वोकैब भूल रहे हो तो इसका मतलब अभी आपको एग्जाम क्रैक करने की थोड़ी सी नीयत कम है। अब 1-2 साल आराम से मौज काटिए, जब घर वालों का प्रेशर बनने लगेगा ना, जब खुद से जलालत आने लगेगी, अरे यार और कितने साल हैं, और कितने साल ऐसे भटकूंगा, अपने पैसे की रोटी तो खानी है, जिंदगी में तो कुछ करना है, जब वो खुददारी आ जाएगी ना तो अपने आप ही वो कैब याद होने लग जाएगी। ये तो बिल्कुल थाली में हलवे की तरह परोसी हुई वो कैब है, ये कैसे भूल रहे हो तुम? 2 बार रिवीजन के बाद तो भूलनी ही नहीं चाहिए। इसका ना नीयत थोड़ी सी अभी कम है, जब बन जाएगी तो बात बन जाएगी। लाइव में 2x का ऑप्शन नहीं आ रहा। लाइव में 2x का ऑप्शन कैसे आएगा? है लाइव में 2x का ऑप्शन कैसे आएगा? अभी मतलब यहां तक मैंने क्लास ली है तो 2x का दबा के आगे पहुंच जाएगा क्या मुझसे? और दूसरी बात बच्चे, यूट्यूब से कंपेयर मत किया करो। यूट्यूब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, वो चीजें यहां बनाना हमारे लिए संभव नहीं। ये लाइव में आगे पीछे करने का ये ऑप्शन बहुत कम ऐप के पास है जो कि आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, तो कृपया करके जो जरूरी चीजें हैं वही मांगे। चलो अब करें शुरू। अब इधर उधर की आप कमेंट, आपका मन करे तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अब रिप्लाई नहीं करूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको ये कमेंट करने हैं जितने मर्जी करने हैं। अब ये कब तक पेपर सिलेबस पूरा हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन ना ले, तेरे पेपर से पहले हो जाएगा। जितने आपको करने अब करते रहना। अब मैं अपना आज की क्लास शुरू कर रहा हूं। अब मैं इन कमेंट्स का आपका जवाब नहीं दूंगा, जो लेक्चर से संबंधित कोई बात होगी उसी का अब रिप्लाई मिलेगा, ये सब बातों का अब जवाब नहीं मिलेगा। आइए करते हैं शुरुआत। आज अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी अपन प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन पे ना बहुत अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं। ठीक, जैसे प्रीपोजिशन पे एक सवाल तो ये आता है, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगानी है आपको, और कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ आपको प्रीपोजिशन लगानी है। ठीक, एक तो ये वाले फंडे के ऊपर सवाल आते हैं। दूसरा हो सकता है कुछ इस टाइप के सवाल, जैसे विद और बाय में क्या फर्क है, विद कब लगाना है, बाय कब लगाना है, इन और इनटू में क्या फर्क है, इन कब लगाना है, इनटू कब लगाना है, इस टाइप के। और जैसे एक ही वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगाने से क्या क्या उसके मीनिंग में डिफरेंसेस आते हैं, कौन सी कब लगानी है, कंप्लेन के साथ ऑफ कब आएगा, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट कब आएगा, कंप्लेन के साथ अबाउट कब आएगा, इस टाइप की चीजें। एक होती है जी फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे एडिक्टेड के साथ टू आता है, कस्टम्ड के साथ टू आता है, इस टाइप वाले सवाल। एक कुछ और मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स, कुछ और मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ सवाल आपको प्रीपोजिशन चैप्टर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं ये वाले पोर्शन से कि कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। इस वाले पोर्शन से अपन शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है जी, इनमें मैं आपको बताऊंगा, किस टाइप के सवाल आते हैं, कौन सी वाली चीज में आपके भी थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, किसमें सारा आपको यहीं से मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। अब रूल तो है जी ये वाला, रूल है जी ये वाला, डोंट यूज प्रीपोजिशंस आफ्टर दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन का यूज मत किया करो। क्यों मत किया करो? क्योंकि ये सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव है, इनको ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। मैं आपको ये दिखाने से पहले एक सेंटेंस करा कर दिखाता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही सेंटेंस मैंने
जब आपका मैंने बैच शुरू ही किया था, जब आपका मैंने बैच शुरू ही किया था, तब मैंने पहली क्लास में शायद ऐसा सेंटेंस लिया होगा और मैंने कहा था कि ऐसे करके पढ़ा करेंगे हम लॉजिकली। और उस दिन मैंने कहा था वो सिर्फ ट्रेलर है, ये चीज घूम के वापस आएगी और प्रीपोजिशन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। कुछ याद आ रहा है कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, रटने की बजाय मैंने कहा था इसके पीछे का लॉजिक ये है। अगर आप इस सेंटेंस को देख रहे हो, मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस यहां खत्म हो सकता है? वी शुड डिस्कस, वी शुड डिस्कस, क्या ये सेंटेंस यहां खत्म हो सकता है? अरे कुछ तो लिखोगे ना। वी शुड डिस्कस दिस इश्यू, वी शुड डिस्कस दिस प्रॉब्लम, वी शुड डिस्कस द मैटर। अरे डिस्कस वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, डिस्कस वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, हाँ कि ना? तो अगर आप ऐसे लिख दोगे डिस्कस के साथ अबाउट, तो अबाउट तो प्रीपोजिशन है, फिर तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वी सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, डिस्कस मेन वर्ब है। अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे, ये आगे का तो सिर्फ सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखा है। मीटिंग इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये नेक्स्ट एडजेक्टिव हो गया और आर भी एडजेक्टिव हो गया। ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और ये आपका ऑर्डिनल है नेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो। कार्डिनल ऑर्डिनल अगर आपको याद है तो, हाँ कि ना? तो वी शुड डिस्कस, हमें डिस्कस करना चाहिए इस इशू को, हमें डिस्कस करना चाहिए इस इशू को हमारी अगली मीटिंग, हमें डिस्कस करना चाहिए इस इशू को हमारी अगली मीटिंग। ये सेंटेंस का मतलब है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, एक तो बुक्स में क्या तरीका दिया होता है या ज्यादातर कैसे पढ़ाया जाता है कि रट लो, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। और रटाने के लिए क्या बोलते हैं कि डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट। रटाने के लिए क्या यूज करेंगे कि डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, इसलिए इसमें अबाउट अंडरस्टूड होता है। एक तो हो गया ये रट्टा। दूसरा, इसकी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो ये है भैया कि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आप यहाँ पे अबाउट लिख दोगे तो ये ऑब्जेक्ट तो अबाउट का प्रीपोजिशन का हो जाएगा, तो इसको तो ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, गलत हो जाएगा, हाँ कि ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अबाउट प्रीपोजिशन को हटाना पड़ेगा ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिले इस डिस्कस वर्ब को। ये इसके पीछे का लॉजिक था जी। आई मेरी बात समझ में? यही इन सब वर्ब्स के पीछे का लॉजिक है कि ये सारी की सारी वर्ब ऐसी हैं जो कि ट्रांजिटिव हैं, तो इनके साथ आपको जब आगे ऑब्जेक्ट लिखो तो बीच में प्रीपोजिशन मत लगाया करो। अब ये वाली वर्ब सर याद करनी पड़ेंगी, टेंशन मतलब दुनिया जहान के एग्जाम्पल करा दूं, इनमें से मैक्सिमम वर्ब तो आपके एग्जाम्पल के थ्रू ही कवर हो जाएंगे, फिर भी एक बार थोड़ा सा नजर मार लेना, ठीक है? ये जितनी वर्ब हैं ये सारी की सारी ऐसी वर्ब हैं जो भैया ट्रांजिटिव हैं। इनके बाद जब आगे आप नाउन लिखोगे तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जब आप नाउन लिखोगे तो बीच में प्रीपोजिशन मत लिखा करो, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो आप एक काम करो, पहले आप ट्राई करो। बिल्कुल इजी है, सब में कॉन्सेप्ट सेम ही यूज हो रहा है। जहां पे कुछ नया होगा मैं बताऊंगा, सब में कॉन्सेप्ट सेम ही यूज हो रहा है। जहां पे भी कुछ नया होगा मैं बताऊंगा। करिए ट्राई एक बार, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं कराता हूं। रिकॉर्डेड वीडियोस देखती हूँ, यही कहना है। अच्छा पढ़ा, थैंक यू, थैंक यू बच्चे। आओ पढ़ो अब इसको, पहले आप इनको खुद अटेम्प्ट करिए फिर मैं कराता हूँ। और ये जो टाइम दिया है बच्चे, ये ऐसा टाइम पास का टाइम नहीं है। मुझे तो आते ही है, तुम्हें सिखाने के लिए समय दे रहा हूँ ना, कि तुम्हारा खुद से दिमाग चले। अच्छा ये बात हो गई, अच्छा ये इसका ऑब्जेक्ट, अच्छा इसलिए हटा रहा हूँ। वो चीज़ दिमाग में बैठे। ये नहीं है कि मैं तुम्हें करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, इतनी देर में तो उधर चैटिंग में लग गया या रील देखने लग गया। हाँ जी। दे कांट रजिस्ट टू द टेम्पटेशन ऑफ वॉचिंग दैट मूवी। रजिस्ट का मतलब होता है रोक पाना, है ना?
दे कांट रजिस्ट, वो खुद को रोक नहीं पाए। दे कांट रजिस्ट मतलब खुद को नहीं, वो रोक नहीं पाए किस चीज को, वो उस तलब को रोक नहीं पाए। उस मूवी को देखने की जो तलब थी, जो टेम्पटेशन थी, जो ललक थी, उसको वो रजिस्ट नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। ठीक है। अब मान लो कोई मूवी थी, सारी दुनिया उसकी तारीफ करे जा रही है, उनके बच्चों के पेपर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाए उस तलब को, वो उस टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपका दे सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसके अंदर एडवर्ब है, रजिस्ट मेन वर्ब है। मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो सकता है? दे कैन नॉट रजिस्ट, अरे क्या रजिस्ट व्हाट? दे कैन नॉट रजिस्ट व्हाट, क्या? दे कैन नॉट रजिस्ट देयर एंगर, दे कैन नॉट रजिस्ट देयर फीलिंग्स, अरे कुछ तो लिखेगा, क्या रजिस्ट नहीं कर पाए? तो ये जो आगे वर्ड आपने लिखा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? इस वर्ब का। तो आपको इस प्रीपोजिशन को ड्रॉप करना पड़ेगा, वरना तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता। आगे ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इसको तोड़ के दिखाना, ये कैसे तोड़ा आपने, इसको बताना कैसे तोड़ा आपने। ये क्या है? ये जिरंड प्लस में जिरंड का ऑब्जेक्ट है, ये जिरंड प्लस में ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है, कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन है? हाँ जी, दोनों में से कौन सा है ये जिरंड प्लस जिरंड का ऑब्जेक्ट है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन है? कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? हाँ जी, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन है ये सारी बातें हो चुकी हैं बैच में 50 बार। मूवी कुछ देखेगी कि मूवी को देखा जा रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन में तो ये नाउन इसका डूअर होता है ना। फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, क्राइंग चाइल्ड, रोता वो बच्चा, हाँ कि ना? तो अगर आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस नाउन लिख दोगे तो इसका मतलब होता है देखती हुई मूवी, ऐसी मूवी जो कुछ देख रही है। तो समझ जाइए कि ये वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं है, सही कॉम्बिनेशन है ये वाला। कुछ याद आ गया? ये बनेगा जिरंड, टेम्पटेशन किस चीज की? देखने की। वॉचिंग व्हाट? वॉचिंग मूवी। आई मेरी बात समझ में? ये बनेगा जिरंड जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये वाला जो नाउन है ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। क्लियर होगी मेरी बात? ये वाला जो नाउन है ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। मोहन रिजेंबल्स विद हिज फादर अलॉट, मोहन अपने पिताजी को बहुत रिजेंबल करता है, मतलब अपने पिताजी के जैसा दिखता है। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हो गया, रिजेंबल्स वर्ब हो गया। अब फिर वही बात, मोहन रिजेंबल्स हुम, किसके जैसा दिखता है? रिजेंबल वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वर्ब ट्रांजिटिव है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस विद प्रीपोजिशन को ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि ये जो फादर नाउन है ये ऑब्जेक्ट बन जाए इस वर्ब का। बोलो जी, आई बात समझ में? ताकि ये जो फादर नाउन है ये ऑब्जेक्ट बने इस वर्ब का, ना कि प्रीपोजिशन का। इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स, फिर से वही बात, इन्फॉर्म वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इन्फॉर्म वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। किसको इन्फॉर्म करोगे? आई विल इन्फॉर्म, आई विल इन्फॉर्म हर, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आई विल इन्फॉर्म मोहन। अरे किसको इन्फॉर्म करोगे बताना जरूरी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर प्रीपोजिशन डाल दोगे तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ले जाएगी, इसलिए इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये जितनी जो वर्ब हैं जिनका आपको रूल पढ़ाया जाता है कि इनके बाद प्रीपोजिशन का यूज ना करें, क्यों ना करें भैया? इसलिए ना करें। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि ये सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव हैं। अगर आप आगे लिखे गए ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन डाल दिया आपने तो ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो जाएगा, और जबकि ये वर्ब ट्रांजिटिव थी इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था। ये इसके पीछे का लॉजिक था। चलो जी, इसको करके दिखाओ आप जरा।
कार्तिक भाई, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाते रहिए, 80% से 90% भी हो जाएगा, 100% भी हो जाएगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस की कमी है, बस प्रैक्टिस और करिए। पदम यादव भाई, ये कोई पार्टी की रैली थोड़ी हो रही है, क्लास चल रही है यार। क्लास में पढ़ना हो तो पढ़ ले। तो लगा हुआ फलानी पार्टी जिंदाबाद, फलाना नेता जिंदाबाद, ये कोई यार रैली थोड़ी चल रही है भाई, है मेरे भाई, कोई रैली चल रही है? पढ़ ले यार। पार्टी का प्रचार करना है अपना, जाके कोई गली मोहल्ले में चौक पे खड़े होकर स्पीकर लेके वहां कर, यहाँ क्या कर रहा है? इससे तो बेइज्जती करा रहा था उस पार्टी की, ये हरकत करके तो। हाँ जी, करें शुरू। आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करी, क्या एक्सप्लेन करी? ये सेंटेंस यहाँ खत्म कर सकते हैं, आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड। कुछ तो लिखोगे, आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड दिस कॉन्सेप्ट, आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड दिस थ्योरी, आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड दिस कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन, कुछ तो लिखेगा। अगर यहीं पे खत्म कर देगा, मतलब अगर एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा तो गड़बड़ हो रही है ना, और वही काम अबाउट लिखने से हो रहा है। अगर ये अबाउट लिख दिया तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो गड़बड़ है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये पूरा का पूरा आप एक ही रख लेना, इसको अलग अलग मत तोड़ना, ठीक है? पूरा का पूरा एक ही चीज का नाम है, तो इसको अलग अलग मत तोड़ो। तो ये जो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था इस वर्ब का। अबाउट लिखने से तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको हटा देंगे। ही एंटर्ड इन टू द ऑफिस विदाउट मेकिंग एनी साउंड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 वर्ब लिखवाई थी। एंटर था, विजिट था, रीच था। मैंने कहा था आपको बोलने सुनने में ऐसा लगेगा कि आगे का नाउन वेयर का रिप्लाई दे रहा है ना? लेकिन ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं, आपको याद करना पड़ेगा। ऐसी बात पहले अपने बैच में हो चुकी। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये एंटर वर्ब, रीच वर्ब और विजिट, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको आगे लिखा गया नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आपको देना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? विदाउट मेकिंग एनी साउंड को कैसे तोड़ेंगे? विदाउट मेकिंग एनी साउंड को कैसे तोड़ेंगे? साउंड कुछ मेक कर रही है कि साउंड को मेक किया जा रहा है? तो ये बनेगा जी आपका जिरंड, और ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा, मेकिंग। शीतल एंटर्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद हिज बॉस। हिज बॉस नहीं, यहाँ पे वैसे हर बॉस होना चाहिए था, अगर वो शीतल का ही बॉस है तो। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो शीतल की बहस हो गई, शीतल की बहस हो गई। अगर किसी और का बॉस है, शीतल के भाई का बॉस है, तो हिज बॉस भी हो सकता है, लेकिन उस पंगे में पड़ेंगे नहीं अपन, हर बॉस कर देंगे हम। तो शीतल एंटर्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद हर बॉस। शीतल जो है उसकी आर्ग्यूमेंट हो गई उसकी बॉस के साथ। अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पे एंटर के साथ इनटू आने में कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सेंटेंस नो एरर है। इस हिज को काट के हर मैं कर दूंगा, डोंट वरी। मैं कह रहा हूं कि ये सेंटेंस नो एरर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे, क्योंकि एंटर जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब तब होती है जब उसका मतलब हो किसी चीज के अंदर जाना। एक एंटर इनटू नाम से एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, एक एंटर इनटू नाम से फ्रेजल वर्ब भी होती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। एंटर इनटू नाम से एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। एंटर इनटू अ फाइट, एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। तब एंटर इनटू फ्रेजल वर्ब सही हो जाती है जब इसका मतलब हो किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। अगर ये वाला मतलब है, अगर ये वाला मतलब है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, एंटर इनटू अ फाइट, एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, एंटर इनटू अ रिलेशनशिप,
तब एंटर के साथ इनटू लगाना सही हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब ये कि बच्चे ने देखो भांग खा ली ना, ये कह रहा है टेंस कब कराओगे। इसको ये नहीं पता टेंस के बाद तो एक चैप्टर और हो चुका है ना, शायद 2 भी हो गए हों। बच्चे सुबह सुबह ऐसे भांग खाना अच्छी बात थोड़ी है। मुंह हाथ धो, अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पी। बैच के अंदर सीक्वेंस से तेरे सारे के सारे चैप्टर लगे हुए हैं, उनको भी पढ़ना नहीं आ रहा है क्या तुझे? फिर तुम कहोगे इरिटेट होता है, गुस्सा होता है, ऐसे बेइज्जती क्यों करता है हमारी। तू बता, तू मेरी जगह होता और तू मैं ऐसी हरकत करूं, कितना गुस्सा आएगा तुझे? कि तेरे को ऐसे सीक्वेंस में क्लास लगी हुई है, हर एक के टाइटल लगे हुए हैं, तेरे से वो भी नहीं पढ़े जा रहे? कितना खत्म है भाई। पुलिस हैवंट कंट्रोल्ड ओवर द मॉब इवन आफ्टर 7 years, 7 hours। पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई मॉब पे। पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई मॉब को 7 घंटे बाद। पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया मॉब को 7 घंटे बाद में। ठीक है। अब ये कंट्रोल वर्ब भी ट्रांजिटिव होती है। आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर, आई कैन नॉट कंट्रोल हर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशन। कंट्रोल वर्ब तो ट्रांजिटिव होती है। कंट्रोल वर्ब तो ट्रांजिटिव होती है, तो ये ओवर आपको हटाना पड़ेगा, हाँ कि ना। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये मॉब जो है ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था कंट्रोल वर्ब का। तो आपको ये जो ओवर है ये ड्रॉप करना चाहिए था। बोलो जी, क्लियर हो गई इतनी बात? अभी पीछे वाला जो ये वाला वर्ड था, यहाँ पे मैंने आपको कहा, ये वाले सेंटेंस के अंदर मैंने आपको कहा कि कंट्रोल का ऑब्जेक्ट मॉब होना चाहिए, इसलिए ओवर को हटा दी। ठीक है, मैंने कहा कि कंट्रोल के साथ ओवर यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें भी कंट्रोल के साथ ओवर लिखा हुआ है। और ये सेंटेंस मैं आपको पहले ही जवाब बता रहा हूं कि ये नो एरर है, यहां पर कंट्रोल के साथ ओवर में कोई दिक्कत नहीं। यहां कंट्रोल के साथ ओवर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे सोच के बताओ ऐसा क्यों। आपने देखा, देखो पहले मैंने आपको सिंपल वाले सवाल कराए कि ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन हटा दो। ठीक है। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल ऐसा कराया। अब मैं आपको कुछ कुछ ऐसी जगहें भी बताऊंगा जहां पे आप थोड़े से पजल हो गए। जैसे आप यहां पजल हो सकते हो, मान लो आपने रट लिया कि एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा और यहां पे आ गया, तो कुछ लॉजिक है ना उसके पीछे। एंटर का मतलब जब हो किसी चीज के अंदर जाना, तब एंटर के साथ इनटू नहीं आता, लेकिन किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, एंटर इनटू अ फाइट, एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, तब एंटर इनटू सही हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोचा यहां पे भी है। इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूं कि कंट्रोल के साथ ओवर नहीं आएगा, लेकिन इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूं कि आ जाएगा। आप आसानी से इस जवाब पे पहुंच जाओगे अगर आप इस सेंटेंस को तोड़ दो, थोड़ा सा सोचो। जवाब बताओ मुझे कि यहां कंट्रोल के साथ ओवर कैसे आ गया। चलो एक हिंट आपके लिए और दे देता हूं। यहां पे अटैक के साथ ऑन नहीं आएगा, यहां पे अटैक के साथ ऑन नहीं आएगा। सेम वही लॉजिक, कुछ अननोन आदमियों ने अटैक कर दिया किनके ऊपर? ट्रेवलर्स के ऊपर। ही अटैक्ड मी, दे अटैक्ड हिम, है ना। अटैक भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अटैक भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब को मिलना चाहिए था, इसलिए प्रीपोजिशन मैंने हटा दी। लेकिन यहां पे अटैक के बाद ऑन सही है, ये नो एरर है। वही सेम लॉजिक है ये वाला। जैसे पिछले सेंटेंस में कंट्रोल के साथ ओवर नहीं आया था, यहां पे आ गया। इसमें अटैक के साथ ऑन नहीं आया था, लेकिन यहां आ सकता है। सेम लॉजिक है। दोबारा सोचो, जो लॉजिक इसमें यूज हो रहा है वही लॉजिक इसमें यूज हो रहा है। ट्राई करो। वो कैब में मजा आ रहा है, डेली एक क्लास कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बार बोलता हूँ बच्चे में कि ना, फोटोनेमेनिक्स वाली वोकैब आपको किसी के कोर्स में मिलेगी नहीं। ठीक है। 100-200 वर्ड फोटोनेमेनिक्स से पढ़ाना और बात है, और 2000-3000 वर्ड पढ़ाना फोटोनेमेनिक्स से और बात है। एक एक वर्ड
कि स्लाइड बनने में 20 से 25 मिनट खुद खर्च किए मैंने। वैसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा पका पकाया हलवा। अब काफ़ी बच्चे उसमें भी पूछते हैं कि सर वो कैब हमें किसी बुक से करनी चाहिए कि आपकी जो स्लाइड है फोटोनेमोनिक्स वाली इनसे करनी चाहिए। मैं कहता हूँ खुद करके देख एक बार, सो करके देख। ईडीएम जो है एक बार वहां से पढ़ के देख ले। ठीक है, 50 ईडीएम कराता हूँ मैं लगभग एक क्लास में, 50 ईडीएम वहां से पढ़ और 50 ईडीएम मेरी क्लास से पढ़। फिर देख कि तुझे कौन से जल्दी याद हुए। वहां पे जब तू पढ़ेगा वहां पे तेरे को कोई ओरिजिन बताने वाला नहीं है, वहां पे कोई सेंटेंस नहीं है उनके ऊपर, तो काफी जो जबरदस्ती रटेगा तू। और रटी हुई चीज को याद करने के लिए तुझे 7-8 रिवीजन लगानी पड़ेंगी, और उसकी भी फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि भूल जाए। और यहाँ पे तेरे को ओरिजिन से बता रखी है सारी चीजें, अच्छा ये इडियम क्यों बना, इसके पीछे का मीनिंग क्या था, वो तेरे को एक या मैक्सिमम 2 बार के अंदर याद हो जाएगा तुझे। तो तू देख ना कॉस्ट टू आउटपुट रेशो किस में आ रहा है। जो पका पकाया बिल्कुल ऐसे हलवा मिल रहा है उसको तो पहले कंप्लीट कर, फिर कुछ और सोचियो। बहुत बढ़िया जी, काफी बच्चे सही आंसर तक पहुंच गए। ये जो कंट्रोल शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कंट्रोल शब्द यहाँ पे लिखा हुआ था, अब काफियों ने तो देखो रट्टे वाला दिमाग लगाया, यहाँ फ्रेजल वर्ब के बेस पे हुआ है तो यहाँ भी फ्रेजल वर्ब कह देता हूं, है ना। अरे ये नो नहीं दिख रहा तुझे, है ये नो नहीं दिख रहा। और दूसरे तेरे दिमाग ने ये नहीं पूछा कि हैव के बाद V3 क्यों नहीं आया। तो ये सारी बातें आपको चीख चीख के बता रही थी। पहली बात तो अगर अगर तुम इसको वर्ब मान रहे हो, अगर तुम इसको वर्ब मान रहे हो तो हैव के बाद तो V3 आती है। और दूसरी बात, अगर ये वर्ब होता तो यहाँ नो थोड़ी लिखा होता, नो तो एडजेक्टिव होता है, नॉट एडवर्ब होता है। अगर ये वर्ब होता तो यहाँ पे नॉट लिखा होता। ये सारी बातें आपको चीख चीख कर बता रही हैं कि ये कंट्रोल शब्द नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये कंट्रोल शब्द ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, और ये नाउन है। यहाँ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल करना मतलब नहीं है यहाँ पर। ये कंट्रोल शब्द यहाँ पर नाउन है, नाउन। आ रही है मेरी बात समझ में। आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई एंगर, आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई फीलिंग्स। तो क्या कर रहे हो, ये कंट्रोल शब्द का यहाँ पर नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये नाउन है और आगे आप एक और नाउन लिखना चाह रहे हो चिल्ड्रन, तो दो नाउन तो इकट्ठे लिख नहीं पाओगे। इन दो नाउन का आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करने, कंट्रोल इनके ऊपर, तो यहाँ तो प्रीपोजिशन आएगी आएगी। यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये प्रीपोजिशन है और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया। सेम ऐसे ही कुछ टेररिस्ट अरेस्ट हो गए कल, जो प्लान कर रहे थे एक अटैक लाल किला पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन बनने का काम कर रहा है। ये वर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लानिंग हो गया मेन वर्ब। क्या प्लान कर रहे थे, एक अटैक प्लान कर रहे थे, तो ये अटैक क्या बन गया जी, ऑब्जेक्ट बन गया, है कि ना, नाउन बन गया। प्लान वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ए एन आर्टिकल लगा हुआ है। ये सारी बातें आपको चीख चीख के बता रही हैं कि नहीं, ये सारी बातें आपको चीख चीख के बता रही है ना कि अटैक शब्द नाउन है। और एक नाउन के बाद जब दूसरा नाउन लिखना चाह रहे हो तो दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए अब तो प्रीपोजिशन आएगी, इसमें क्या दिक्कत है। ये प्रीपोजिशन है और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बोलो भाई, कुछ दिमाग की बत्ती जली क्या। ये सेंटेंसेस मुझे इसलिए कराने पड़ते हैं क्योंकि अगर आपको भी मैं बाकियों की तरह रटा के करा देता, अटैक के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता, तो यहां आके तुम माथा पीटते, है ना। इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि इसमें क्यों ऑन नहीं लगा और इसमें क्यों ऑन लग सकता है। रट के चीजें करने से जैसी सेंटेंस थोड़ा सा भी ट्वीक होगा आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मुझे पढ़ाने का तरीका अपना ऐसा बनाना पड़ा। हाँ जी, इनको करके दिखाओ अब जरा। सेम टाइप के सेंटेंसेस हैं, सेम टाइप के लॉजिक्स हैं। यहाँ पे स्ट्रेस के साथ ऑन नहीं आएगा, यहाँ स्ट्रेस के साथ ऑन ठीक है। यहाँ पे डिमांड के साथ फॉर नहीं आएगा, यहाँ डिमांड के साथ फॉर ठीक है। सेम टाइप के सेंटेंसेस हैं, सेम टाइप का लॉजिक है। पहले आप करिए फिर मैं करा दूं। संतोष भाई, ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करके देखो, फिर भी इशू रिजॉल्व ना हो तो सपोर्ट टीम को मैसेज करिए।
और ग्रामर नहीं सही हो रही, ग्रामर इसलिए सही नहीं हो रही मोहित कि जैसे आज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये तेरा कम से कम 15वां कमेंट है। तू क्लास में पढ़ता तो है नहीं, तो कमेंट पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर तू पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ रहा होगा, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो तेरा भी ऐसा ही कमेंट आता बाकी बच्चों की तरह कि सर मज़ा आ गया है, सर रिकॉर्डेड देखता हूँ, आज लाइव आया हूँ ये बताने के लिए कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तू भी वो कमेंट कर रहा होता, लेकिन तेरा ध्यान तो इन चीज़ों में ज़्यादा है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से अच्छे से पढ़, रिवाइज कर, प्रैक्टिस क्लास लगा हर एक चैप्टर के साथ, तब इंप्रूवमेंट आएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई भभूत नहीं है कि मैं यहाँ से फेंक के मारूंगा और तेरी ग्रामर सही हो जाए। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ढंग से पढ़, रिवाइज कर, प्रैक्टिस कर, और कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। हाँ जी, करें इनको डिस्कस। ऑल द मेंबर्स स्ट्रेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी। सबके सब मेंबर्स ने स्ट्रेस किया, सबके सब मेंबर्स ने स्ट्रेस किया का मतलब है बेसिकली सपोर्ट करा। सबके सब मेंबर्स ने सपोर्ट करा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी को। यहां पे स्ट्रेस का मतलब है सपोर्ट वाला, ठीक है। अब ऐसे वाले मीनिंग में मतलब बेसिकली जब स्ट्रेस वर्ब होती है, जब स्ट्रेस शब्द एक वर्ब की तरह से काम करता है, स्ट्रेस्ड समथिंग, स्ट्रेस समथिंग का मतलब होता है सपोर्ट समथिंग, किसी चीज का जोर शोर से सपोर्ट करना। जब स्ट्रेस वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है किसी चीज का जोर शोर से सपोर्ट करना। उस केस में ये ट्रांजिटिव होती है। ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब को मिलना चाहिए था, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन हट गई। अब फिर बता रहा हूं मुझे ऐसे क्यों पढ़ाना पड़ता है सारी बातों को। सर हमने तो स्ट्रेस के साथ ऑन लगा हुआ देखा है, स्ट्रेस ऑन मी। सर ऐसे तो मैंने बहुत सुना है। वो क्यों सुना है? वो तूने इसलिए सुना है क्योंकि यहां पे स्ट्रेस क्या बनेगा तेरा। हाँ जी, एक काम करो, इस सेंटेंस को ब्रेक करो। जिसने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया था, जिसने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया था, मैं 1 मिनट और दे रहा हूं, इस सेंटेंस को ब्रेक करो। अगर आपने इस सेंटेंस को बिल्कुल सही सही ब्रेक कर दिया तो समझ जाना कि आपके दिमाग में सारी चीजें सही बैठी हुई हैं। अगर आपसे सही ब्रेक ना हो पाए तो समझ जाना कि नोट्स रिवाइज करने का समय आ गया है, आप चीजें भूल रहे हो। करो ट्राई। मैं अभी आर्टिकल चैप्टर में हूँ, सिर्फ थैंक यू बोलने आया हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा था, थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू। हाँ जी, इफ यू वॉन्ट टू बेंड दिस रॉड ले सम स्ट्रेस ऑन इट। अगर तुम इस रॉड को मोड़ना चाहते हो, अगर तुम इस रॉड को मोड़ना चाहते हो तो इस पे कुछ स्ट्रेस डाल लो। अब आप देख पा रहे हैं इफ हो गया जी कंजंक्शन, ठीक है। इफ हो गया आपका कंजंक्शन, यू सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है। इफ यू वांट व्हाट, इफ यू वांट टू बेंड। ये जो टू बेंड है ये एक इन्फिनेटिव है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अगर अभी भी आप वैसे वाले घमचक्कर बच्चे हो, अगर आप में से अभी भी ऐसा कोई नकली बालक है, होंगे 5 7 10 जरूर होंगे, जो कहेंगे कि टू प्रीपोजिशन और बेंड उसका ऑब्जेक्ट है। एक काम करो, ऐसे रैपट लो और बढ़िया वाला पड़काओ एक अपने, ठीक है। इतनी जोर से मारना कि मम्मी भागी भागी आए, क्या हुआ बेटा क्या हुआ, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। पहली बात तो वांट वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर तू टू प्रीपोजिशन और इसको इसका ऑब्जेक्ट बना देगा तो इसको ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो बेंड तो वर्ब होती है, वर्ब कब से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने लगी। तो करी ना तने बेवकूफाना हरकत। तो बढ़िया वाला पड़का एक अपने आप के। तो ये जो टू बेंड है भैया, ये एक इन्फिनेटिव है जो कि वांट वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो रॉड है ये क्या बन रहा है, वांट व्हाट, टू बेंड व्हाट, दिस रॉड। तो यहां पे ये जो टू बेंड इन्फिनेटिव है इसके ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, ये बन जाएगा जी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ये दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, आपको पता ही, ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं आगे लिख दी वर्ब, सीधी वर्ब लिख देना। किसी क्लॉज के शुरू में हिंट होता है इंपेरेटिव का,
अंडरस्टूड सब्जेक्ट इसका यू होता है, हाँ कि ना। ये इंपैरेटिव वर्ब आपने लिख दी। अच्छा, ले माने डालना, क्या डालो जी, स्ट्रेस डाल लो। ये ऑब्जेक्ट बन गया जी आपका, नाउन बन गया। सम क्या बन गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। किस चीज पे स्ट्रेस डालो, इस पे डालो। इस बार तो स्ट्रेस नाउन है ना। आगे अगर प्रोनाउन लिखना है तो रिलेशन बनाने के लिए इस बार प्रीपोजिशन आने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तब थी जब स्ट्रेस वर्ब था, दिक्कत तब थी जब स्ट्रेस वर्ब था, हाँ कि ना। और ये आपका जो प्रोनाउन है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपने बिल्कुल सही सही ये ब्रेक कर लिया तो अपनी पीठ थपथपाइए, ठीक, कि आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। अगर आपका ये गलत हो गया है तो बच्चे नोट्स रिवाइज करने का समय आ गया, आप चीजें भूल रहे हो। आई विल डिमांड फॉर मोर मनी फ्रॉम माई फादर इन लॉ। मैं अपने ससुर जी से और पैसे मांगूंगा, है। आई सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिमांड मेन वर्ब हो गया। आई विल डिमांड, क्या मांगूंगा, पैसे मांगूंगा। तो ये मनी क्या है, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था इस मेन वर्ब का। ये फॉर प्रीपोजिशन यहाँ पे ड्रॉप होनी चाहिए थी। डिमांड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई विल डिमांड व्हाट, आई विल डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम हिम, आई विल डिमांड आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चन। कुछ तो होना चाहिए ना, डिमांड का ऑब्जेक्ट आना चाहिए। डिमांड वर्ब ट्रांजिटिव है तो आपको ये फॉर उड़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे डिमांड के साथ फॉर ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट आपका एडवर्ब हो गया, फुलफिल मेन वर्ब हो गया। ससुर जी क्या करें, आई कांट फुलफिल हिज डिमांड फॉर मोर मनी, मैं उसकी और पैसे की डिमांड पूरी नहीं कर सकता, हाँ क्या ना। तो फुलफिल, फुलफिल का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये डिमांड, नाउन बन जाएगा। अब इन मजाक की बात थी, कहीं तुम सोचो कि मैं इस चीज को बढ़ावा दे रहा हूं, हैं। दहेज लेना भीख होती, भीख। अपने आप को इस काबिल बनाइए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि ये भीख आपको ना लेनी पड़े, ठीक। तो हिज क्या बन गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। आई कांट फुलफिल हिज डिमांड। अब इस बार आप देख रहे हैं तो फुलफिल वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया जी ये डिमांड नाउन। तो अगर ये डिमांड नाउन है, अगर ये डिमांड नाउन है तो ऑब्वियस बात है ना, अगर ये डिमांड नाउन है तो ऑब्वियस बात है ना कि ये मनी नाउन जो है बीच में कनेक्टर तो लगाना पड़ेगा, कोई रिलेशन स्टेब्लिश करने वाला वर्ड लगाना पड़ेगा, जो काम ये आपका प्रीपोजिशन करेगा। ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोर आपका एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह लीजिए। बोलो, और ये सेंटेंस आपका नो एरर हो जाएगा। ऐसे ही ये सेंटेंस आपका नो एरर हो जाएगा। अब कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जली क्या? हाँ जी, चलो अब इन सेंटेंसेस को करके दिखा दीजिए। कुछ कुछ सेम ही कॉन्सेप्ट है, कुछ में थोड़ा सा अलग भी है। इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा अलग है। करो ट्राई। थैंक यू साहिल भाई, तारीफ के लिए शुक्रिया। करो पहले आप इनको अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। एक ये हमारा पुराना दोस्त देवा भाई, देवा भाई की आदत है
जब भी ये थोड़ी सी क्लास लगा लेता है फिर आके परेशान करता है, सर मैंने ये कर लिया, इतना सफिशिएंट है क्या? देवा भाई, जब आपके सारी क्लासेस हो जाए ना सारी ग्रामर की, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अब तू बता रहा मुझे वन वर्ड कर लिए मैंने, है एंटोनिम सिनोनिम नहीं आएंगे पेपर में, ईडीएम नहीं आएंगे, फ्रेजल वर्ब नहीं आएंगी, ग्रामर नहीं आएगी, ठीक है? तो जब तेरा सारा पूरा बैच हो जाए ना तब मेरे से इस प्रकार का सवाल करना। तेरी आदत है, 2-3 बार तू पहले भी कर चुका है, ठीक? इस बार मैं बहुत प्यार से जवाब दे रहा हूँ तुझे, अगली बार ये प्यार नहीं सुनने को मिलेगा, ये हरकतें छोड़ दे। पूरा बैच जिस दिन तेरा हो जाए उस दिन मेरे साथ ये बातें करना। आओ जरा। आई मस्ट ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी एज आई एम रियली टायर्ड। मुझे एक चाय का कप ऑर्डर कर देना चाहिए यार, मुझे एक चाय का कप ऑर्डर कर देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब आई मस्ट ऑर्डर, ऑर्डर क्या? अ कप ऑफ टी। आई मस्ट ऑर्डर, ऑर्डर क्या? अ कप ऑफ टी। तो मुझे पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये कप ऑफ टी मेरा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था। तो इस वर्ब को ये ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था, ये फॉर प्रीपोजिशन को मुझे ड्रॉप करना चाहिए था। हाँ क्या ना? सुशील रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी 30 मिनट्स अगो। सुशील को एक ऑर्डर आया, सुशील को एक ऑर्डर आया, मान लो ये सुशील की चाय की दुकान है, सुशील को एक ऑर्डर मिला है चाय के कप का 30 मिनट पहले, ठीक है? तो यहाँ पे सुशील सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक? अब इस बार ये ऑर्डर क्या है? इस बार ये रिसीव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना? इस बार ये रिसीव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो यानी नाउन है। अब मुझे एक बार बताओ, एक नाउन के साथ दूसरा नाउन आपको कनेक्ट करना, तो इस बार प्रीपोजिशन आने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। इस बार प्रीपोजिशन आने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी, इसलिए सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रट के करने में क्या दिक्कत होती है। अगर मैं भी आपको वैसे रटा के कराता कि कंट्रोल के साथ ओवर नहीं आता, अटैक के साथ ऑन नहीं आता, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता, तो जैसे तुम ये सेंटेंस देखते माथा पीटते अपना। इसलिए मुझे उनके पीछे का लॉजिक बताने पड़ते हैं, समय लगता है, लेकिन उससे आप परेशान होने से बच जाओगे। अब इस सेंटेंस की अगर बात करें तो इसको भी कैसे जनरली बताया जाता है कि कंप्राइज वर्ब का मतलब ही होता है कंसिस्ट। कंप्राइज वर्ब का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, जैसे कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंसिस्ट कंप्राइज इनके मतलब होते हैं किसी चीज में कोई चीज होना। कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज इन तीनों वर्ब के मतलब होते हैं किसी चीज में कोई चीज होना, हाँ कि ना? इसमें से जो कंटेन और कंप्राइज होती हैं ट्रांजिटिव होती हैं, कंसिस्ट जो होती है उसके साथ ऑफ आता है। तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, इसलिए इसमें ऑफ अंडरस्टूड हो जाता है, या तो वैसे रट लिया, है ना? जो ग्रामेटिकल लॉजिक है इसके पीछे का वो ये कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है भैया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, इसलिए आपको इसको उड़ाना पड़ेगा ताकि ये जो कॉइन्स हैं ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें, अगर इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें कंप्राइज के साथ ऑफ ठीक है। क्यों ठीक है? अब ये आप मुझे सोच के बताओगे। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, आप ट्राई करो। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, आप ट्राई करके मुझे बताओ। सोचो, इस बार कुछ अलग है, हर बार वाला फंडा नहीं है कि नाउन हो गया नाउन हो गया, हर बार वाला फंडा नहीं है, इस बार फंडा कुछ अलग है। करो ट्राई। थैंक यू देबोजीत भाई, तारीफ के लिए शुक्रिया। ग्रामर कितनी क्लास में ख़त्म हो जाएगी? लगभग मेरे ख्याल 20-25 क्लास बची होंगी आपकी, ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू श्रेया पांडे जी। ये जो टीम है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये जो टीम है इसमें 11 प्लेयर्स हैं अलग अलग देशों के। अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करूं,
तो ये कैसे टूटेगा? ये टीम आपका सब्जेक्ट हो गया, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे कंप्राइज लिखा हुआ, तो इतनी बात तो आपको पता चल गई होगी कि ये नाउन वाउन की तरह से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, हाँ कि ना? इतना तो समझ में आ गया होगा कि वर्ब की V3 फॉर्म बना रखी है आपने, तो नाउन वाउन तो ये होगा नहीं। ये दो चीजें हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जो कि एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज हो सकती कि इज आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई और ये आपका जो कंप्राइज्ड है, जैसे वो लिखते हैं ना अपन, जैसे ये लिखा हुआ आई एम रियली टायर्ड, जैसे ये लिखा हुआ है ना आई सब्जेक्ट है, जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ आई सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये टायर्ड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि ना? जैसे ये आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ऐसे ये भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। या तो ऐसे हो सकता है या फिर ये पैसिव हो सकता है ना, कि इस टीम में कंप्राइज किए गए हैं या इस टीम में डाले गए हैं 11 प्लेयर्स, या पैसिव हो सकता है। लेकिन पैसिव का ऐसा कोई हिंट नहीं है, कमेटी के द्वारा, बाय द कमेटी, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं हुआ है ना। हो सकता है हालांकि कि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाए, ये मेन वर्ब हो जाए और मैं मान लूं कि ये पैसिव है। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर मैं कहूंगा ये वाले को, बेहतर स्ट्रक्चर मैं कहूंगा इस वाले को। ये चल जाएगा, ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकली गलत है इसको पैसिव मानना, लेकिन बेहतर स्ट्रक्चर इसको कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहां बाय प्लस डूअर वगैरह ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो अब मेरी बात समझो कि अगर ये एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, अब ये कंप्राइज्ड कोई इनकी विशेषता तो बता नहीं रहा है ना। जैसे ये सेंटेंस है मान लो, अब इसी सेंटेंस में मान लो मुझे यू लिखना है यहाँ पे, ठीक है, आप उस सेंटेंस को भूल जाओ, मान लो ये सेंटेंस यहीं से शुरू हो रहा होता, अरे मैं तेरे से बहुत परेशान हो गया यार, मैं थक गया हूं तेरे से। अब अगर ये कहना है मुझे यहाँ पे टायर्ड यू लिखना है, तो फिर क्या लिखेंगे? कैसे लिख देंगे? आई एम रियली टायर्ड यू। बोलो, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? आई एम रियली टायर्ड ऑफ यू करना पड़ेगा, हाँ कि ना? अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, आप नया नाउन प्रोनाउन लिखना चाहते हो तो प्रीपोजिशन डालनी पड़ती है ना। सेम ऐसे ही कंप्राइज्ड का 11 प्लेयर से कोई लेना देना नहीं है, आप एक नया नाउन लिखना चाहते हो तो आपको ये प्रीपोजिशन डालनी पड़ेगी, यस और नो? अब शायद आप मेरी मजबूरियां समझ पा रहे होंगे ना। अगर मैं भी आपको वैसे पढ़ा दूं, अगर मैं भी आपको ऐसे पढ़ा दूं कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, तो जैसे ये सेंटेंस आएगा तो माथा पीटोगे। इसलिए मुझे इतनी डिटेल में बताना पड़ता है। क्लियर हो गया जी? आइए जरा इसको देख लीजिए। आई मेट विद माई फ्रेंड वेन आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, मैं अपने दोस्त से मिला, मैं अपने दोस्त से मिला जब मैं दिल्ली गया था। ठीक है, आई मेट विद माई फ्रेंड वेन आई वेंट टू दिल्ली, मैं अपने दोस्त से मिला जब मैं दिल्ली गया था। अब ये जो मीट वर्ब होती है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई मेट राजेश, आई मेट कुणाल, आई मेट शालिनी। तो यहाँ पे आपको ये मीट के साथ ये जो विद है इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे मिल जाए इसको। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ये फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कोई अप्रिय घटना हो जाना। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, ऐसे केस में ये जो मीट विद होती है एक फ्रेजल वर्ब की तरह से काम करती है। मीट विद एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, मीट विद एक फ्रेजल वर्ब भी होती है जो किसी एक्सीडेंट, ट्रेजेडी, कोई भी मतलब अप्रिय घटना को दिखाने के लिए यूज करी जा सकती, कोई भी अप्रिय घटना को दिखाने के लिए यूज करी जा सकती है। अगर ऐसे ऐसे केस में आप मेट विद लिखोगे तो ये नो एरर हो जाएगा। यहां पे मैं आपको स्टार मार्क करके एक बात बताना चाहता हूं। एक तो मेट के साथ विद कब आ सकता है? जब ये कोई अप्रिय घटना की बात हो रही हो। जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे ना, जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो वहां पे भी आपको मीट के साथ विद इस वाले मीनिंग में भी मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर ब्रैकेट में लिखा होगा नॉर्थ अमेरिकन इनफॉर्मल। मीट के साथ विद ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं लगाते, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन इनफॉर्मल में आई मेट विद माई फ्रेंड भी चलता है। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई? ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मान लो इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई और एरर नहीं दिख रहा, मान लो कि इस सेंटेंस में आपको कोई और एरर नहीं दिख रहा, फिर तो आप यही एरर करना।
अगर कोई और एरर होता, अगर कोई और एरर होता, मान लो यहां पे वाइल लिखा होता। अब आपको पता है कि वाइल जो है वो तो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो आप उस एरर को मार्क करते कि इस एरर को मार्क करते? आप उसको वीक एरर मान के छोड़ देते। स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आप सब में से मैक्सिमम मुझे लगता है 90% बच्चों ने नोट्स खरीद रखे हैं मेरे प्रिंटेड वाले, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मिलते हैं। वहां पे जब आप ये वाले सेंटेंसेस देखेंगे, वहां पे स्टार मार्क करके लिख लेना कि मेट विद अमेरिकन इंग्लिश में इनफॉर्मल में चल जाता है। ये एरर तभी मार्क करना है, ये एरर हमें तभी मार्क करना है जब सेंटेंस में कोई और एरर ना दिखे। अगर कोई और एरर है तो इसको वीक एरर मान के हम छोड़ देंगे। क्लियर हो गया? वहां पे स्टार मार्क करके ये बात आप नोट कर लीजिएगा। एक ही आदर्श बच्चा है जो कुछ ना कॉपी कर करके बहुत सारी इधर डालने जा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो मैं लिखा हुआ है ना इसको चैट जीपीटी पे डाल रहा हूँ और इतना जो टेक्स्ट है यहाँ पे कॉपी कॉपी कर रहा है ये आदर्श बच्चे। इतना सा दूर है तू बैच खत्म होने से, तेरा इतना सा दूर है। प्लीज मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, एक बार और कमेंट कर दे तू ये, ठीक है। ये जो तू हरकत कर रहा है बस एक बार और कर दे, ठीक। 3 गलतियां मैं माफ करता हूं अक्सर, 2 3 तो ऑलरेडी कर ही चुका है, बस एक बार और कर दे। एक बार और तू ये डाल और फिर तेरा सब्सक्रिप्शन वो गया, वो गया, वो गया, अभी कर दूंगा मैं, ठीक है। बस तू एक बार और कर। अब अपन चल रहे हैं जी मिसलिनियस सवालों के ऊपर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लास के शुरू में, ये वाला जो पोर्शन है ना अपना, ये वाला जो पोर्शन है कि इन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, इन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब कुछ मिसलिनियस टाइप के सवाल हम देख रहे हैं। अब हम कुछ मिसलिनियस टाइप के सवालों को देखेंगे। आओ जरा। सर ये वाले नहीं कराओगे क्या? अरे सब होगा, शांति रखो, पेशेंस रखो, मैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है। सर ये नहीं कराओगे क्या? अरे सब कराएंगे, बस जैसे मैं सीक्वेंस में जिसमें पढ़ा रहा हूं चलने दो। नेक्स्ट पे आ जाओ। ही रिपीटेड देयर कॉन्वर्सेशन विद रोहन। उसने उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई ना रोहन के साथ, उसने उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई। अब काफी बच्चे कहेंगे सर देयर कैसे आगा, हिज आना चाहिए। अब मान लो 5-7 लोगों ने रोहन से कुछ बात करी और उन 5-7 लोगों में से एक आदमी आके बता रहा है, तो 5-7 लोगों ने जो उस रोहन से बात करी थी तो देयर कॉन्वर्सेशन ही तो लिखेंगे, आके ना। तो ऐसे परेशान मत हो ना, देयर कैसे लिख दिया। तो ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, इसने उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई, उनकी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब ये रोहन से बात कर रहे थे तो 5-7 लोग थे, रोहन से जो कॉन्वर्सेशन हुई वो शब्द बा शब्द रिपीट कर दी, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा यहां पे कौन सा ठीक है? ये जो मीनिंग मैं देना चाहता हूं कि शब्द बा शब्द एग्जैक्टली वही वर्ड यूज करे, वही वर्ड यूज करके, वही वर्ड यूज करके आपने वो कॉन्वर्सेशन रिपीट कर दी। तो मुझे बताओ जरा कि इस मीनिंग को देने के लिए इनमें से कौन सा फ्रेज ठीक है। थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू। बस अब और कमेंट मत करो ना। ये जो मीनिंग में देना चाहता हूं कि उसने उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई रोहन के साथ उसको शब्द बा शब्द रिपीट कर दिया, इस मीनिंग को देने के लिए इनमें से कौन सा फ्रेज सही है? इस मीनिंग को देने के लिए इनमें से कौन सा फ्रेज सही है? सौविक भाई ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। तुम कह रहे हो मैं 6 क्लास ही देख पाया, फिर उसके बीमार हो गया, नहीं देख पाया, क्या पेपर से पहले पूरा कर लूंगा? ये तो तेरी मेहनत पे डिपेंडेंट है, तू कितनी क्लास देखेगा रोज की, कितना पचा पाएगा। मेरे से पूछ के क्या होगा, मैं कैसे बता दूं? तूने 6 क्लास देख के बीच में नहीं पढ़ा, 2 महीने 3 महीने, अब तू 4 महीने फिर भी ना पढ़े, तो उसमें मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो तेरे ऊपर डिपेंड है।
हाँ जी, ये जो मीनिंग होता है ना, शब्द बा शब्द किसी की बात को दोहरा देना, सुनने बोलने में मैं बहुत अच्छा लगेगा, वर्ड आफ्टर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड। ज़्यादातर इसमें आप वर्ड टू वर्ड बोल रहे होगे, लेकिन इस मीनिंग के लिए सही जो फ्रेज है वो ये, शब्द बा शब्द, जिसको आप कहते हैं ना एग्जैक्टली वही वर्ड यूज करके। अगर मैं कहूं यूजिंग सेम वर्ड्स, शब्द ब शब्द किसी की बात को दोहराना, ठीक है, उसके लिए सही फ्रेज होता है वर्ड फॉर वर्ड, उसके लिए सही फ्रेज है वर्ड फॉर वर्ड। सर फिर ये बाकी वर्ड बाय वर्ड वगैरह कहाँ लगेगा, ये बाकी फ्रेज ठीक नहीं है बच्चे, इसमें वर्ड बाय वर्ड हो सकता है, वो भी ट्रांसलेशन के केस में लगता है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आप कह रहे हो मैंने शब्द एक एक के बाद एक शब्द ट्रांसलेट कर दिए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है वर्ड बाय वर्ड। ट्रांसलेशन के केस में ये यूज हो सकता है, ट्रांसलेशन के केस में ये वर्ड बाय वर्ड यूज हो सकता है। वर्ड बाय वर्ड फ्रेज का यूज आप करेंगे ट्रांसलेशन के केस में, जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बात ट्रांसलेट कर रहे हो। अब ये जो आगे लिखा हुआ है जी, इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ, ठीक है। वो रूल ये कहता है, वो रूल ये कहता है, ये जो आगे लिखा हुआ है इसका रूल ये कहता है कि मान लो दो नाउन है, मान लीजिए दो नाउन है और वो सेम है और उनके बीच में एक प्रीपोजिशन लिखी हुई है। मान लीजिए दो नाउन है और वो दोनों नाउन ना सेम है और उनके बीच में प्रीपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये नाउन आपको सिंगुलर में लिखने पड़ेंगे, तो ये नाउन ना आपको सिंगुलर में लिखने पड़ेंगे। उसको भी करूं क्या मैं, अगर दो नाउन सेम है और उनके बीच में प्रीपोजिशन लिखी हुई है तो ये दोनों नाउन आपको सिंगुलर में लिखने पड़ेंगे। और अगर ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, और अगर ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो आगे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। रूल ये है कि अगर दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ रही हो और ये दोनों नाउन सेम हो, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे आपने सुना होगा डे बाय डे, आपने जरूर सुना होगा डे बाय डे, डे बाय डे वो स्ट्रांग होता जा रहा है, डे बाय डे वो वीक होता जा रहा है, आपने फ्रेज जरूर सुना होगा डे बाय डे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है जी, ऐसा इसलिए होता है मेरे भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है कि बीच में प्रीपोजिशन से जब दो नाउन कनेक्टेड होते हैं तो रिपीटिशन को दिखाते हैं, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन ये दिखाते हैं रिपीटिशन को। स्पीकर आफ्टर स्पीकर, एक स्पीकर के बाद दूसरा स्पीकर, ट्री आफ्टर ट्री, एक के बाद एक ट्री, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिपीटिशन को दिखाता है। और रिपीटिशन कैसे होती है एक एक करके ही तो बताओगे, हाँ कि ना, या तो सबका ही लिख दो, स्पीकर से चले गए, अगर आपको एक है ना एक के बाद एक, डे बाय डे, टीचर आफ्टर टीचर, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ट्री आफ्टर ट्री, अगर ऐसा करना है तो ये दिखाता है एक के बाद एक, इसलिए यहां पर ये नाउन आपको सिंगुलर में लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर के साथ जो एस लिखा हुआ है ये आपको काटना पड़ेगा। वर्ब सिंगुलर में लगाता, वर्ब सिंगुलर में लगाता, लेकिन पहले ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये प्रीपोजिशन बन जाता है और ये आगे का नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता ना, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता, हैज गॉन ऐसा कुछ होता, तो अपन अगर हैव गॉन होता तो काट के हैज गॉन भी करना पड़ता, यानी वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ती। इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आगे एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर वेंट टू द पोडियम टू डिलीवर देयर स्पीच लिखा हुआ है। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, स्पीकर सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन तो है आप लिखो हिज और हर, क्योंकि स्पीकर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। सेकंड ऑप्शन होता है हिज लिख देना, अगर जेंडर पता ना हो तो मस्कुलिन जेंडर प्रेफर करते हैं, ये लिख देना, हाँ क्या ना। और अभी सेंटेंस के अंदर दो जगह एरर हो रहे हैं, अगर दो जगह एरर हो रहे हैं ऐसी, मतलब अभी तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि पेपर में एक ही जगह एरर आएगा, या तो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा, या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, अभी तो समझाने के लिए दो दो एरर करी, पेपर में तो एक ही जगह आएगा।
तो पेपर में आप दोनों में से कौन सा एरर मार्क करोगे, वो वाला एरर मार्क करोगे कि ये एरर मार्क करोगे? अब वो मार्क करोगे और इसको वीक एरर मान के छोड़ दोगे। अगर जेंडर का ना पता हो, सबसे बढ़िया तो हिज और हर लिखो, या दूसरा मस्कुलिन जेंडर लिखो। और अगर कोई और एरर है तो ये प्लूरल वाला लिखना भी, देयर लिखना भी वीक एरर मान के आपको छोड़ना पड़ता है। अगर पेपर भी सेम सेंटेंस आ जाए तो आप इस एरर को मार्क करोगे और यहां पे देयर ही लिखा रहने दोगे। मेरी बात आ रही है समझ में? लो मैं यहां पे देयर लिख के और इसके ऊपर वीक एरर लिख देता हूं। ये बात याद रह जाएगी अब। हाँ जी, इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए जरा, इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए जरा। ये जो बच्चे आपस में मतलब काइंड ऑफ माँ बहन की गालियों तक उतर चुके हैं, टेंशन मत लो, अभी मैं बस 10 मिनट रह गए हैं क्लास के, ये खत्म करते ही तुम्हारे सब्सक्रिप्शन भी साथ साथ खत्म करूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो तुम, ठीक है? अभी कर लो। अगर एक दो गालियां आपस में एक दूसरे को देनी, जो आपस में एक दूसरे को तुम एक दूसरे की औकात बता रहे हो, ये वो और करनी है, 5-7 मिनट और कर लो, फिर देखता हूं मैं तुम्हें, टेंशन मत लो। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसका रूल मैं आपको बताता हूं। इसका रूल ये है कि ये दो जो प्रीपोजिशन है, अमंग हो गया, बिटवीन हो गया, इनके साथ ना, इनके साथ ईच ऑफ लिखा हो वो गलत हो जाता है। इनके साथ आप ईच ऑफ मत लिखा करो। अमंग या बिटवीन के बाद ईच ऑफ का यूज मत किया करो, ठीक है? अमंग या बिटवीन के बाद ईच ऑफ का यूज मत किया करो। इसका ये रूल है, ठीक है? अब वो रूल क्यों बना, आओ समझाता हूं। मिस्टर गुप्ता डिवाइडेड ऑल हिज वेल्थ अमंग ईच ऑफ हिज सन्स। मिस्टर गुप्ता ने डिवाइड कर दी अपनी सारी की सारी वेल्थ अपने बच्चों के बीच में, ठीक है? अब यहां पे समझना, मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट, ये वर्ब, वेल्थ ऑब्जेक्ट, ठीक? एक छोटी सी बात जरा समझने की कोशिश करो। अमंग के बाद जब भी आप लिखोगे वो नाउन प्लूरल लिखोगे, हाँ कि ना? उन्होंने मिठाइयां बांट दी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। अमंग लगता ही दो से ज्यादा के लिए है। अमंग के बाद तो हमेशा प्लूरल चीज आती है, अरे हाँ के ना? और ईच तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एक एक करके बात करता है, तो सिंगुलर करके बात करता है। ये कहता है कि प्लूरल लगाओ मेरे बाद, ये कहता है एक एक करके बात करूंगा, तो दोनों साथ में कैसे आ पाएंगे? सेम बात बिटवीन के लिए, बिटवीन के बाद तो हमेशा दो चीजें लिखोगे ना। शी वॉज सिटिंग, शी वॉज सिटिंग बिटवीन रजनी एंड शालिनी। बिटवीन के बाद तो दो चीजें आएंगी, बिटवीन के बाद सिंगुलर कैसे आ सकता है? और ईच सिंगुलर को दिखाता है, तो गड़बड़ है। इसलिए यहां से ईच ऑफ को ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरी बात आई समझ में? अमंग और बिटवीन के बाद ऑब्वियस बात है प्लूरल लिखोगे, हाँ कि ना? और ईच दिखाता है एक एक को, इसलिए अमंग और बिटवीन के बाद ईच ऑफ शब्द का यूज ना किया करें। ये वाला जो है, ये मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। देखते हैं कितने बच्चों को अपने आप याद आ जाएगा। हिंट मैंने दे दिया, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था आपको, ये करके दिखाओ जरा। यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव स्टडीड अंडर। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू आर्यन भाई, थैंक यू।
थैंक यू निशा जी, थैंक यू। अभी तक 3 एग्जाम क्लियर कर चुके हो, इन्हें नंबर। तब आपकी मेहनत है निशा जी। देखो पढ़ा तो मैं और भी बहुत बच्चों को रहा हूँ, कितने बच्चे देखो क्लास देख रहे हैं, लेकिन 2-4 नमूने हैं ना, देखो 2-4 नमूने हैं जो आपस में गाली गलौज करने पे लगे रहते हैं। तो अगर सिलेक्शन हुआ आपका तो उसका क्रेडिट तो आपको ही। थैंक यू फिर भी। आओ जरा। एवरीवन बट शी वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन सो एवरीबडी गॉट वरिड। अगर आपको याद हो तो बताया था कि बट का एक तो मतलब होता लेकिन, तब तो एक कंजंक्शन होती है, और एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट के सिवाय वाला, तब ये होती है प्रीपोजिशन। हाँ के ना। जब इसका मतलब वो के सिवाय वाला निकले, एक्सेप्ट वाला निकले, तो इसका मतलब होता है के सिवाय। सही लिखा है क्या मैंने? चलो तुम देख लेना, अभी तुम कहोगे अरे यार हिंदी लिखनी नहीं आती इसको, मात्रा वात्रा यार हो सकता गलत लगा दी, के सिवाय। ठीक। तो उसके सिवाय हर कोई प्रेजेंट था पार्टी में। के सिवाय वाला मतलब आ रहा है, यानी ये बट प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा जी? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अगर आपको याद हो। ये मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था। आगे कैसे तोड़ोगे? आगे कैसे तोड़ोगे? वॉज के बाद वी1 आ जाए, ऐसा कोई टेंस है क्या तुम्हारे पास? तो समझने की कोशिश करना कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। ठीक है। और उसकी वर्ब ये। इस पे आइए जरा। अब इसका जो रूल है उसका भी रूल दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? प्रोनाउन चैप्टर में लिख दिया था मैंने। कुछ शब्द होते हैं जो प्रीपोजिशन की तरह से काम करते हैं, लाइक हो गया, अनलाइक, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एंड, नॉट, बट नॉट। कुछ याद आ रहे हैं? फॉलोड बाय, अकम्पनीड बाय, कुछ वर्ड जैसे फ्रेजेस जो प्रीपोजिशन की तरह से काम करते हैं। उनके बाद अगर प्रोनाउन लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। प्रोनाउन चैप्टर में लिखवा चुका हूं मैं आपको। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको जानना है, ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे लास्ट हो गया, दिस हो गया, और इनके साथ अगर टाइम को बताने वाला नाउन लिखा हो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, दिस मंडे, ये वाले जो शब्द हैं, लास्ट है, दिस है और नेक्स्ट है। लास्ट है, दिस है और नेक्स्ट है। लास्ट है, नेक्स्ट है और दिस है। इन शब्दों के साथ अगर एक ऐसा नाउन लिखा हो जो टाइम को रिप्रेजेंट करता हो, तो इनके साथ आप ऑन प्रीपोजिशन को अवॉइड करें। इनके साथ आप ऑन प्रीपोजिशन को अवॉइड करें, क्योंकि ये अपने आप में एडवर्ब बना देते हैं। आप लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर भी लिख दोगे तो ये अपने आप में एडवर्ब बना देगा। जबरदस्ती प्रीपोजिशन डाल के फ्रेज बना के एडवर्ब बनाने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में ही ये जो फ्रेज है ये एडवर्ब की तरह से काम कर देता है। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एडवर्ब तो हो नहीं सकता, तो इसलिए आप इस ऑन प्रीपोजिशन का अवॉइड करेंगे। आई वेंट देयर लास्ट मंडे, आई मेट हिम लास्ट ईयर, ऑन लास्ट ईयर, इन लास्ट ईयर, ये सब मत लिखना। ठीक है? मेरी बात आई समझ? क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो वर्ड्स होते हैं लास्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, दिस संडे, आई विल गो देयर ऑन नेक्स्ट संडे नहीं, आई विल गो देयर नेक्स्ट संडे, ये जो शब्द हैं ये अपने आप में एडवर्ब बना देते हैं। इनके साथ ऑन प्रीपोजिशन लगाने की आपको जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये नेक्स्ट या लास्ट, दिस तो बाद में नहीं आता, नेक्स्ट या लास्ट कई बार बाद में लिख देते हो आप, उस केस में ऑन ठीक हो जाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा भैया ये जबरदस्ती करने वाली बात है हालांकि। तो ये ना एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कब यूज होता है इसको समझना। जैसे आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा वहां पे, मैं जाऊंगा वहां पे ऑन मंडे। अब हो सकता है सुनने वाला परेशान हो, कौन सा मंडे? नेक्स्ट वाला ही। ये जब कहना होता ना तो अपन इसके बाद लिख देते हैं नेक्स्ट को। जैसे मान लो पहले आपने कहा कि मैं उससे मंडे को मिला था। ठीक है? आई मेट हर ऑन मंडे। ऑब्वियस बात है मंडे अकेला लिखोगे तब तो ऑन आएगा ही। लेकिन अब हो सकता है परेशान हो सुनने वाला, तो आपने लिख दिया लास्ट। तो अगर ये बाद में लिख देते ना तो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। और अगर बाद में लिख रहे हो तो आप ये मानोगे कि अब ये एडवर्ब वाला स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन आपको डालनी पड़ेगी।
ये जबरदस्ती आपने सिर्फ इसको क्वालिफाई करने के लिए बाद में बोला है। ऑन मंडे नेक्स्ट, ऑन मंडे लास्ट, अगर ये बाद में लिखे हो तब ये प्रीपोजिशन अलाउड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। चलो मेरे ख्याल यही वाइंड अप कर लें आज। आज की क्लास अपनी यही वाइंड अप कर लेते हैं, बाकी अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने प्रीपोजिशन में पहला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद आपको प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। क्या लॉजिक था? वो सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव थी। ठीक है, और उसके अंदर कुछ कंफ्यूज हो सकते हो, कई बार वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है तब प्रीपोजिशन आ जाती है, या वो वर्ब होती नहीं, नाउन बन जाए तब प्रीपोजिशन आ जाती है। ऐसी जो कंफ्यूजन थी उसके लिए सेंटेंसेस कराया आपको। फिर कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट, अलग अलग छोटे छोटे एक एक लाइन के जो रूल हैं, है ना, प्रीपोजिशन पे बेस्ड जो सवाल बनते हैं, उनको आपको कराना शुरू किया है, जिसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए सिक्वेंशियल वे में। जैसे मैंने आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है उस सीक्वेंस के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, हर चैप्टर की साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो आपको ग्रामर के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 100 में से देखो हर एक बच्चे का ना लेवल अलग अलग होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक ऐसा बच्चा जो पहले से इंग्लिश मीडियम का है, जिसकी कमांड पहले से अच्छी इंग्लिश में, वो हो सकता है बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर ले। अगर आप वैसे बच्चे नहीं हो, आपने इंग्लिश को जीवन में कभी तवज्जो दिया ही नहीं, कभी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है ना कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको नोट्स को 2 बार रिवाइज करना पड़े, कई बच्चों को 3 बार रिवाइज करना पड़े, लेकिन आ सबको जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो ज़रूर आ जाएगा। लेकिन हाँ, हर एक बच्चे का बेस अलग अलग होता है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। अब मान लो कि रनिंग शुरू करें, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि हम रनिंग शुरू करें, मैं आज से रनिंग शुरू करूं, मान लो, क्या मैं पहले ही दिन 5 किलोमीटर भाग पाऊंगा? 1 किलोमीटर में ही हाफ होने लग जाऊंगा, है ना। और एक ऐसा बच्चा है जो पहले से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो 10-10 किलोमीटर की रेस मार देता है, पता नहीं है फिर भी। तो हमारा बेस अलग अलग है ना। लेकिन अगर निरंतर प्रयास करूंगा, पहले दिन हो सकता है 500 मीटर भाग पाऊं, फिर 1 किलोमीटर भाग पाऊं, 1 महीने तक 1 किलोमीटर भागता रहूं, धीरे धीरे फिर 1500 मीटर भागूंगा, धीरे 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 मैं भी वहां पर पहुंच सकता हूं। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूं? तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं लगाइए। हर एक बंदे को ना अपना पता होता है कि मैंने जीवन में पहले क्या किया है, क्या मेरा बेस है। ये बात आपको समझनी में बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार ना बच्चों को ना ले डूबती है उनका डीमोरलाइज होने की क्वालिटी। वो दूसरे बच्चों को देखते हैं, वो देखते हैं अरे यार टीचर ने लेक्चर पढ़ाया और इसके तो सारे सवाल हो रहे हैं, मेरे तो हो नहीं रहे। तो देखना यार उसका बेस क्या है, तेरा बेस क्या है ना। और कई बार कुछ इंटरव्यूज देख लेते हैं अपन टॉपर्स के, अच्छा मैंने तो 3 महीने में क्रैक कर दिया, मैंने तो 2 महीने में क्रैक कर दिया, मैंने तो 6 महीने में क्रैक कर लिया, और तुम देख पा रहे हो तुम्हारा एक सब्जेक्ट का सिलेबस ही नहीं कवर हो रहा 6 महीने में। तो बच्चे समझना, उसका बेस अलग है, आपका बेस अलग है, आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर तू समय देगा मेहनत से, शिद्दत से, तो तेरे से भी हो जाएगा। ये कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो आप मेहनत करो तो ना कर पाओ, ऐसा ही सिलेबस नहीं है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए गुड नाइट।